अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आर्मी चीफ की तैनाती का बड़ा मरहला हुकूमत ने तय कर लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ का कल यानी 26 नवंबर का जलसा अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ कल के जलसे की तैयारी कर रही है। आज ज़िले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को इस जलसे के लिए मशरूत इजाजत दे दी। इजाजतनामे में हदायत की गई है कि रावलपिंडी पुलिस जलसे के लिए तमाम सिक्योरिटी इकदाम करेगी। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद जो सनरूफ वाली गाड़ी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या जानी नुकसान के जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। रावलपिंडी इंतजामिया ने भी ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ को ये जो इजाज़त है वो एक ही दिन की है और 26 नवंबर को ही उन्हें धरना भी ख़त्म करना होगा। अब इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के बाद पहली मरतबा खुद जलसे में शरीक होंगे। जल्द इंतखाबात के लिए ये उनका दूसरा मार्च है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इमरान खान इस जलसे में अपने आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सिक्योरिटी के मामलात को सामने रखते हुए जलसे की राह में रुकावटें डाल रही है। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि कर दो, जीएचक्यू कह रहा है कर दो, और डीसी इतना जबरदस्त दबंग अफसर है कि वो कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा। ये सारा ड्रामा है। एक तरफ से थ्रेट अलर्ट के खत मुझे भेजे जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक सिक्योर तरीके से जहां पे उनको उतारा जा सकता है उसको मना कर दें ताकि एक पुरखतर इलाके से घूम के आए इमरान खान। मैं डीसी साहब जरा आपको भी बता दूं, अहकामात तो आपके कहीं और से आ रहे हैं ना, लेकिन दस्तखत आपके हो रहे हैं। ये जो आप इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं ना, तो आपको भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। कल इमरान खान रावलपिंडी पहुंचेंगे और उसके बाद अगला लाएअमल जो है उसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह रावलपिंडी में लाखों लोगों के सामने दी जाएगी। और राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूं कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला का ये काम नहीं है कि आप रोज आके बताएं कि फलाने की भी जान खतरे में है, फलाना भी खतरे में है। तो अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपने इस्तीफा दें और कोई और काम करें जाके। हुकूमत इस मार्च और जलसे को पहले तैनाती के मामले से जोड़ती रही, लेकिन अब तैनाती तो हो चुकी, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस मार्च को संजीदगी से ले रही है। इस्लामाबाद के अहम मकामात पर कंटेनर्स पहले से ही रखे हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि अगर किसी ने आईनी हद अबूर की तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कल का इज्तिमा मुलतवी कर दें क्योंकि इमरान खान जान को खतरा है और जलसे में दहशत गर्दी हो सकती है। उनका यह भी कहना था कि सियासी जमात की विफाक पर चढ़ाई को रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। आप ये फरमा रहे हैं कि मैं इलेक्शन की तारीख लेने आ रहा हूं। इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अब मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है कि इमरान खान साहब, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लक हुकूमत को आगाह किया है कि इससे कोई भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द जो है वो फायदा उठा सकता है। आपकी अपनी जान को भी जो है खतरा लाहक है। इमरान खान की सिक्योरिटी और जलसा गाह के लिए लैंडिंग को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ खींचातानी भी चलती रही। अब फवाद चौधरी का यह कहना है कि ये जो सिक्योरिटी है वो वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए कल का जलसा बड़ा अहम है। इमरान खान का मार्च क्या कोई मकासद हासिल कर सकेगा? इस मार्च के दौरान जिसमें उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, तहरीक इंसाफ ने इससे क्या हासिल किया है? क्या हुकूमत सिक्योरिटी का बहाना बनाकर तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाना चाहती है? और फिर क्या हुकूमत का यह कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के इस जलसे का अब कोई मकसद नहीं रहा? एक तो प्रोग्राम में ये मामलात हैं जिन पर बात होगी, और दूसरा जो फौजी सरबराह की तैनाती के बाद अब हुकूमत पर कुछ प्रेशर कम हुआ है। ये खुशाइन बात है कि इस तकर्री पर सियासी जमातों की तरफ से कोई रुकावट सामने नहीं आई, लेकिन ये जो सियासी डेडलॉक है ये बदस्तूर बरकरार है। इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ पीछे हटने को तैयार नहीं। हुकूमत को मौशी महाज पर भी चैलेंजेस का सामना है। आज वजीर दाखिला ने एक पेशकश तो की है तहरीक इंसाफ को कि बातचीत जो है वो होनी चाहिए या कर सकते हैं
کیا حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کی کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ کیا انتخابات کے حوالے سے کوئی روڈ میپ طے کیا جا سکے گا؟ اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی کہ حکومت اپنی باقی ماندہ مدت میں پرفارم اور ڈیلیور کر سکے گی. یہ ایشوز ہیں. دو بڑے معزز مہمان میرے ساتھ آج کے اس بحث میں شریک ہیں. ایک تو سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, بہت سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب. اور علی محمد خان صاحب وزیر مملکت رہ چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. علی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں گفتگو کا آغاز علی محمد خان صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کل کے جلسے کے حوالے سے یہ ذرا بتائیں. یہ حکومت بار بار سوال اٹھا رہی ہے کہ کل کا جلسہ کس لیے ہو رہا ہے اور اس کو بے مقصد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ رحمان بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایک اپوائنٹمنٹ, بلکہ دونوں اپوائنٹمنٹس جوائنٹ چیف کی بھی وہ بخیر و خوبی ہو گئی. اور جس طرح کا ایک ماحول تھا سرگوشیوں کا, چہمگوئیوں کا اور لگائی بجھائی کا, وہ چلتا رہا. کچھ آدھا سچ زیادہ جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں. دو چیزوں پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. لیکن اس سے پہلے نیک خواہشات کا اظہار بھی عاصم صاحب کے لیے بھی, جنرل عاصم صاحب اور ساتھ سائر صاحب کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ملک کو جو ان کی فیلڈ ہے اس میں آگے لے کے چلیں. خاص کر سپہ سالار کے لیے کہ جو اسلام کے سپہ سالار اعظم ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اللہ ان کو انہی کی راستے پہ بلکہ پاکستان کے ہر سپہ سالار کو سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے. میرے لیڈر عمران خان صاحب کو, سابق وزیر اعظم کو, اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پہ ونڈیکیٹ کیا ہے اور میں آج آ کے پروگرام میں آن دا ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. پہلی بات جی یہ بات کی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور اس پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے دو ٹوک باتیں کی کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے اس میں, میرے لیے سارے قابل قبول ہیں, لیکن میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیں قابل قبول ہیں. وہ جب نام آئے ہیں سینیورٹی کے قابل لوگوں کے, عمران خان صاحب نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور جب صدر صاحب نے سے ڈسکس کیا انہوں نے بالکل اپنی طرف سے نو آبجیکشن اور فل سپورٹ کی بات کی. تو ایک تو وہ بات کلیئر ہو گئی اور عمران خان صاحب کو اللہ نے اس بات پہ ونڈیکیٹ کیا, سچا ثابت کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے, میرے لیے قابل قبول ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنی بات پہ کھڑے رہے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ رانا صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر یا کوئی اور کیوں یہ بات کر رہا ہے کہ اب اس مارچ کا فائدہ کیا ہے. جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی بات کی تو لوگوں نے الزام لگایا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہے. یہاں پہ دو نکات ہیں. نمبر 1, اگر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ, اور مت بھولیں کہ صرف پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بڑے لیڈران میں سے ان کا نام ہے, 3-4 نام ہے عالم اسلام میں اس وقت جو دنیا میں عالم اسلام میں جن کی پہچان بنی ہوئی ہے, یا طیب اردگان صاحب ہیں, یا محمد بن سلمان صاحب ہیں, یا خان صاحب ہیں عمران خان, یا مہاتیر محمد صاحب جو اس بات تو خیر الیکٹ بھی نہیں ہو سکے. تو عمران خان صاحب پہ یہ الزام تھا کہ آپ کا جو مارچ ہے یہ آرمی کی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اثر انداز ہونے کے لیے ہے. اور جبکہ عمران خان صاحب پہ حملہ بھی ہوا, اگر حملہ نہ ہوتا تو ہم آج سے تقریباً کم و بیش 11-12 دن پہلے ابھی ہم اسلام آباد یا پنڈی آئے ہوتے, اب ادھر بیٹھے ہوتے, یا ہم نے دھرنا تھا دینا تھا یا جلسہ تھا جو بھی تھا ہو چکا ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اپوائنٹمنٹ 29 کو ہونی تھی اور ہم آ رہے تھے 10-11-12 تاریخ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے, لیکن میری بات پوری ہونے دیں. لیکن چیف کی اپوائنٹمنٹ کل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, سب کچھ ہو گیا ہے. ہمارا لانگ مارچ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے راول پنڈی میں, اور وہ لاہور سے جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر ہمارا لانگ مارچ آرمی چیف کے لیے تھا اور اس چیز کو اثر انداز ہونے کے لیے تھا تو وہ تو پھر لانگ مارچ ہمیں کال آف بڑے سوال ہم تو کل آ رہے ہیں اٹھا رہے تھے, پنڈی کیوں جا رہے ہیں, نہ ہمارا لانگ مارچ آرمی چیف کے لیے تھا اور نہ عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیسائز کیا. ان میں میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, اور ساتھ میں ہمارا لانگ مارچ کس لیے ہے, ایک آزاد شفاف الیکشن کے لیے ہے. یہ رانا صاحب کو سمجھا دیں, رانا صاحب کو سمجھا دیں کہ ہر چیز گولی ڈنڈے سے نہیں ہوتی, سیاسی تحریک چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں ذرا رانا صاحب سے بھی کوئی ہماری بات ہو, لیکن ان کو لینا پروگرام میں. ہمارے پرانے آج کل ہمارے سے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں.
अच्छा, चले मैं कोशिश करता हूँ जरा जो है वो हो जाए। लेकिन चांडियो साहब वो कहते हैं चलें और बाकी सब चीजें एक तरफ रख दें। एक चीज हो गई है कि ये जो कल का जलसा भी हो रहा है, तो ये जो मार्च था ये तैनाती के लिए नहीं था। ये जो सवाल उठाए जा रहे थे कि पिंडी क्यों जा रहे हो, किस लिए ये तारीखें रखी हैं, वो बातें क्लियर हो गई हैं। मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान बहुत अच्छे वकील हैं खान साहब के, और इनको अच्छा। ताकत इसलिए भी है कि सारी बातें दुरूद शरीफ पढ़ के फिर वकालत शुरू करते हैं खान साहब की, तो इसलिए वो जरा ताकतवर वकालत है उनकी। मैं उस पर तबसरा नहीं करता। हम इज्जत करते हैं अली मोहम्मद खान की। जहां तक अली मोहम्मद खान की ये बात थी, उनकी बातों में ऐसे लग रहा था एक बात कमी छोड़ गई है खान साहब अली मोहम्मद खान। क्या? सिर्फ ये कह देते कि नाम भी इमरान खान ने दिया है जनरल साहब का तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, बाकी तो सारी बात उन्होंने ही की है। सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई नाम बाकी सारा क्रेडिट ले लिया आपकी नजर भाई, में। आपने तो अच्छा, सारा तो आपने कर दिया। हमें एतराज नहीं है। मैं भी अच्छा। अली मोहम्मद खान की तरह खुश हूं कि ये मरहला ये आम मरहला है दुनिया में के मुल्कों में होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, और इस साल सबसे ज्यादा बदकिस्मती हुई कि इस मामले को मुतनाज़ा बनाया गया है। कोई बड़ी बात नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के लाख एहसान खुश असलूबी से हो गया, और कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई तनाज़ा नहीं हुआ। जिन्होंने तनाज़े की कोशिश की वो बेअसर रह गए। वो ये कहना कि हमने कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया, न कर सके। कोशिश आपको लगता है थी? आपने कमी नहीं की जी। क्या बोला? मैं पूछ रहा हूँ चांडी साहब, कोशिश आपको लगता है इन्होंने की? अस्तगफुरुल्लाह रब्बी, अगर आपको नजर नहीं आई तो यार ये फिर आप जो काम कर रहे हैं ना मीडिया में, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, सारा अरसा इनका ये तो अली भाई से मैं पूछूंगा, वो तो कह रहे हैं ऐसी कोई कोशिश की नहीं थी। सारा अभी उनके कहने से थोड़ी होगा, वो तो हो गया। अब चिड़िया अच्छा। चुग गई खेत, अब क्या करना है। बहुत नहीं, भाई है जो बात सुकून से हुआ, सुकून से खुश से हुआ है, और ये ऐसा ही हर बार होना चाहिए। इस पे अफरा तफरी काय की है, इस पे अफरा तफरी काय की। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मामला है, लेकिन रूटीन का मामला है, पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ इस पे मजाकें होती हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पसंद नापसंद की बात नहीं है, सीनियरिटी की बात, और फिर अख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को आइन ने दिया है, उसके तहत हो गया। अली मोहम्मद खान जो भी बातें कर रहा था, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मुत्तमिन हूँ ये ठीक हुआ है। अच्छा, रहा सवाल इन्होंने रुकावट नहीं डाल, ये रुकावट डाल चुके, अब नहीं चली इनकी। अभी पिंडी आ रहे हैं, हम नहीं कहते आए पिंडी आ जाए। अब आप कह रहे हो कि सनाउल्लाह खान जिम्मेदार है आपकी सिक्योरिटी की। कल तक तो आप उसको मान नहीं रहे थे, कल तक तो उसको गालियां दे रहे थे, कल तक तो आप उसको बुरा भला कह रहे थे। आज आपकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार सनाउल्लाह खान रह गया, बड़ी बात है भाई। आप कबूल करते जा रहे हो, और ये कहना कि आपने कबूल नहीं किया, कबूल तो किया है इलेक्शन का पीछे हटना। हमने कब आपने कह चुके हैं कि हम इतने साल तक भी सब्र कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, तो आप तो इलेक्शन से भी पीछे हट गए हैं। वो मुतालबा भी आपने ढीला कर दिया। अच्छा, असल में हुकूमत की एक गलती है, हुकूमत को इनके किसी भी मुतालबे को संजीदा नहीं लेना चाहिए। लाख में आप इनके मुतालबे देखें, सब पर पीछे हटे, सब पर इन्होंने रियायतें दी हैं। मुझे एक चीज बताइए चांडिया साहब, आपको लगता है कल ये जो जलसा है ये सिर्फ जलसा कर रहे हैं, इसके अलावा इनके जलसे का और कोई काम नहीं है? अब क्या रह गया है? मकसद इनका खत्म हो चुका, वो जो कहना था वो तो। अच्छा, अब दूसरी बात आप सर आप कह रहे हैं कि इनको एक फेस सेविंग ये अपने लिए ले रहे हैं। अच्छा, अब लाहौर में इतने दिन घूमते रहे, जैसे इंतजार था इनको, या कोई बात करे या कोई हमला करे तो अब रुक जाए। इतने दिनों में तो यहाँ पहुंच भी जाते, उधर ही चक्कर लगा रहे थे, उधर ही घूम रहे थे। सब एक तयशुदा मंसूबा था, किसी भी तरीके से इसी से जान छुड़ानी थी। असल बात यह है, अब इन्होंने भी एक जो शिकस्त खाई है, कौन सी इनकी बात पूरी कौन सी हुई है? जो बातें की हैं वो सब इनकी नहीं हुई पूरी। इन्होंने जो कहा है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं,
میں سمجھتا ہوں جتنی میری عمر ہے اس انداز سے پاک فوج پر کسی سال اتنی تنقید نہیں ہوئی کسی جتنی خان صاحب کے زمانے میں ہوئی اور خان صاحب کے منشا کے مطابق ہوئی. اب بات یہ ہے میں ذرا اب ایک طرف جی صحیح 1 منٹ ذرا مجھے چانڈیو صاحب ذرا دیجیے گا. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کریڈٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکست ہے ان کی جو کل تعیناتی ہوئی ہے. میں ذرا علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں علی بھائی ایک بریک کے بعد میں شکست اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اچھا چلے میں ذرا ایک بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تعیناتی کے حوالے سے, اور علی محمد خان صاحب آپ نے گفتگو تو سن لی ہوگی چانڈیو صاحب کی, بلکہ آپ کی بات کرتا کرتا میں بھی درمیان میں رگڑا گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آگے پی ٹی آئی کے لیے آگے کیا ہے؟ پی ٹی آئی کس طرح سے اپنا جو مقصد ہے, جو انتخابات کروانا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے اچیو کریں گے یہ جلسوں سے اور ان مارچز سے؟ دیکھیں رحمان صاحب, میں دوبارہ اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ حکومت چاہے کچھ بھی کہے, ان کی خواہش شاید یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے پاپولر لیڈر ہیں, وہ آرمی چیف کے معاملے کو اس کو ایک مسئلہ بنا دیں خدا نخواستہ, اور اس میں سچویشن ایسی بن جائے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس کی ایک رساکشی شروع ہو جائے, یا جو بھی اس کو نام دیں. عمران خان صاحب نے سب کو حیران کر دیا کہ انہوں نے وہی بات کی جو وہ کر رہے تھے کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے, اور انہوں نے ثابت کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے سارے قابل قبول ہیں, اور یہ بات کہ مارچ آرمی چیف کے معاملے پہ ہے وہ بھی غلط ثابت ہوئی. آرمی چیف کا معاملہ کل بخیر خوبی ختم ہوا, ہمارا مارچ ابھی جاری ہے. کل خان صاحب آگے کل عمل دیں گے, کیا انہوں نے آگے اس کو جاری رکھنا ہے یا اگلے فیز میں لے کے جانا ہے؟ اب کرنا کیا ہے اس پہ اب سوچنا چاہیے. دیکھیں آرمی کی کمانڈ چینج ہوئی ہے, کمانڈ چینج ہونے سے بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن سیاستدانوں کو اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے. اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کو جی ایچ کیو کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. صاف بات کر رہا ہوں میں. وہ اگر نئے الیکشن کی طرف ہم جائیں تو اس حکومت کو بھی چاہیے کہ اس بات کو یہ مانے کہ یہ جینوئن مینڈیٹ سے نہیں آئے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور کامیاب کروائی گئی. امریکی ایما پہ ہوئی, بیرونی مداخلت ہوئی, اور 80-85 سیٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ 150 سیٹ لینے والی جماعت کو باہر کر کے بیٹھ گئی. اب یہ بالکل ان نیچرل الائی ہے. یہ دونوں پیپل پارٹی نون لیگ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے رہے. میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ بھٹو صاحب کے خلاف سیاست کرتے رہے. میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے جن پہ الزام تھا بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانے کا, اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ رہا. اور آج یہ دونوں اکٹھے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں کیا نہیں کہا. مجھے کوئی یہ نہ پتا ہے کہ یہ ملک کے وسیع تر مفاد کیا یہ ہوگا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوج کو کردار ادا کرنے کا نہ کہیں, چاہے وہ دھرنے ہوں یا مارچ ہوں, اور اس میں کسی کو ثالثی کا نہ کہا جائے, کسی کو اپنا کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ نہ کہا جائے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو اس بات کو ہونا پڑے گا. دیکھیں اگر اس ملک کو جمہوریت کے ساتھ آگے جانا ہے, ملک نے تو آگے جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے جمہوریت ہو یا نہ ہو, ملک نے آگے جانا ہے اور اس نے تا قیامت رہنا ہے. اب جمہوری قوتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگر جمہوریت سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں, اور اس کے لیے ان کو بیٹھ کے کچھ نکات پہ بات کرنی ہوگی. لیکن اگر حکومت میں نہ مانوں پہ وہ قائل ہے اور وہ قائم ہے کہ نہیں جناب ہم بڑا جنوین مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, جو پی ٹی آئی ہے پورا کریں گے, پھر تو دیکھیں نان سٹارٹر ہے نا, پھر تو بات سٹارٹ نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایگری کیا, معاہدہ کیا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, اور اس میں آپ کی اس پر بڑی تنقید ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر. لیکن کیا پی ٹی آئی کسی ایسے ایگریمنٹ یا ارینجمنٹ کا حصہ بننے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے کہ جہاں پر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, باقی تمام جماعتوں سے, اور باقی سب چیزیں چھوڑیں ایک طرف, لیکن اس نقطے پر بات ہو جائے کہ جی کہ چاہے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو تو فوج کو کوئی نہیں بلائے گا یا اس سے کردار ادا کرنے کا نہیں کہے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے, لیکن ایک دوسرے سے منقطع بھی رابطے نہیں کرنے چاہیے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب اچانک سے کل
हुकूमत और पोजीशन बैठ के सारे मसाइल हल कर देगी, ये अमली तौर पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने आगे जाने के लिए कुछ नुकात पे बैठना है, और वो ये है कि पहले हुकूमत ये तस्लीम करे कि उसने अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है, उनका जेन्युइन मैंडेट नहीं है। इस वक्त 25 किलोमीटर की हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ की जमात की इस वक्त सिंध में हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, कश्मीर में नहीं है। तो इस वक्त आप आर्टिफिशियल सिस्टम है, हमें ये कहते थे ना हाइब्रिड रजीम है, ये हाइब्रिड प्लस रजीम वाले बैठे हैं। तो इलेक्शन डेट पे आए, बैठे बात करें। और एक और ये जो जुल्म किया है, ये जरा बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अलाई है इनकी जमात ने इनके साथ मिलके, देखें मुल्क एहतिसाब के बगैर नहीं चलता। यहाँ की जो नैब के साथ उन्होंने कर दिया है, जो अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ करा दिए हैं, और ये जो नैब लॉ को ही चेंज कर दिया है। अच्छा अली भाई, मैं जरा उस पर आगे चल के करते हैं बात, जरा मैं आपकी इजाजत से उस पर आगे चल के जरा बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं। लेकिन चांडियो साहब, ये मुझे बताइए, ये बातचीत का क्या तरीका होगा? देखिए, हमारे पास अभी एक मिसाल है कि फौजी सरबराह आते हैं, वो कहते हैं कि फौज ने फैसला कर लिया है कि अब हमने मुदाखलत नहीं करनी। स्टेक होल्डर दूसरे जो है वो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें खास तौर पर जब वो अपोजिशन में होती हैं, तो मैंने ये कहा ना कि सालसी ये दीगर मामलात के लिए जो है वो बार बार देखा जाता है। तो ये कोई एग्रीमेंट हो सकता है इनके साथ कि बैठकर ये तय कर ले, हुकूमत में हो अपोजिशन में, फौज को कोई नहीं बुलाएगा? जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊं। ये अली मोहम्मद खान तो नौजवान है, अभी ये इनको है इल्म तो काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे वकील हैं, वो सियासी तारीख से नावाकिफ हैं। सियासी तारीख से वाकिफ होते तो ये इल्जाम औरों की तरह हम पर न लगाते कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दुश्मन है। मुल्क की जब बका का सवाल आता है तो माओजी तंग और चांग का शेख भी बात कर सकते जनाब। आपके इस्लामी तारीख में देख लो, अगर बड़े मकासद हासिल करने हैं तो किन किन लोगों ने आपस में बात की है। ये बात भूल जाओ। इख्तिलाफात बढ़ाने के लिए ये कहना नून लीग, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, बेनजीर साहबा, ये बातें भूल जाओ, बचकाना बातें। आगे चलो। कम आपने भी नहीं किया है, किसी भी जमात के साथ आपने ज्यादती कम नहीं की। आप कैसे हमसे बात करोगे? छोड़े इस बात को, अब दूसरी बात ले लें। अब आपने मुझसे पूछा हल हो सकता है, अगर वो इसलिए जब सियासी लोग बात करेंगे तो आज आर्मी के हवाले से बड़ी अच्छी बात हुई कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, पसंद नहीं करते, सियासतदान आपस में बात करें। तो मैं अली मोहम्मद खान से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, अली मोहम्मद खान को नहीं, बीच में एक दूसरे को नहीं बोलेंगे। आप बताएं, ये किसने कहा कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा? आप जब सियासतदानों से बात नहीं करोगे तो इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा जनाब? आप ही बता दो। मलाइका आएंगे, वो आकर आपको डेट देंगे इलेक्शन की। मैं चोरों से बात नहीं करूंगा। ओ भाई, आप फरिश्ते हो, अभी आप पर इतना चोरी का केस बन गया है कि आप जान नहीं छुड़ा सकते हो। ये बातें छोड़े बचपन वाली, मुद्दबिर बने, आप सियासतदान बन जाएं। आप मैं मानता हूं आप लीडर हैं, आपका बड़ा नाम है, आपके खान को मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये तो मानो सियासतदान बन जाओ, सियासत बनकर सियासत करो, आ जाओ। आपस में सियासतदानों से बात नहीं करोगे, ये कोई वजीर आज़म का रवैया था? अली मोहम्मद खान उस जमाने वजीर थे, असेंबली में आ रहे हैं वजीर आज़म, यूं घूम के आ रहे हैं कि अपोजिशन लीडर से बात न करें। बच्चों का खेल था, वो अपोजिशन लीडर है, आप वजीर आज़म हैं, बिलावल साहब बैठे, उनसे बात नहीं करोगे? अच्छा, ये आपको बात सीखनी चाहिए मोहतरम आसफ अली ज़रदारी से, किस अंदाज से रियासत और कौमों को चलाया जाता है। आपको क्या पता? आपको क्या पता? अभी आपने पूछा हल ये है सियासतदानों की इज्जत करना सीखें, सियासतदानों वाली जबान इस्तेमाल करें, सियासतदानों वाली लहजा और इस्तेमाल करें, उनके साथ बातचीत करें और कहें कि सब इख्तिलाफात खत्म है, मैं सियासतदानों से बात करूंगा, पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करूंगा, जमहूरियत की बका की खातिर। आप देखो रिस्पांस मिलेगा। ठीक है। अभी आप वही अटके हुए बैठे हो। देखिए, कौमी असेंबली, एक ही फोरम है। अच्छा, कौमी असेंबली, आप ठीक है। मैं जरा इस पे बहस जारी रखते हैं कि ये अगर फौज ये कहती है कि उसको इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना है और वो चाहती है कि वो सियासत से अलग रहे, तो फिर ये हमारी जो सियासी जमातें हैं और हमारा जो निज़ाम है, ये भी बात बड़ी अहम है कि क्या हमारा निज़ाम इसके लिए तैयार है या नहीं है। ये अली मोहम्मद खान साहब से मैं पूछना इस ब्रेक।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, हमारा सियासी जो जमातें हैं, और मैंने जो ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि निज़ाम क्या इसके लिए तैयार है कि किसी को सालसी का ना कहा जाए, किसी की तरफ देखा ना जाए, किसी को ये ना कहा जाए कि वो आकर अपना जो है वो किरदार अदा करे। और जो सियासी मामलात हैं, वैसे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आपने ब्रेक पर जाने से पहले की थी कि रिलेशनशिप तो जाहिर बात है रहेगी, ये तो नहीं हो सकता कि ला ताल्लुकी हो, लेकिन ये जो अमल दखल वाली बात है ये ना हो, इसकी तरफ इदारे की तरफ ना देखा जाए। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला सियासतदानों को, लीडरशिप को करना होगा, क्योंकि बेसिकली जो हमारी जो मुल्क की सियासी जमातें हैं तो वो इदारे तो अभी तक नहीं बन सके। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये जमातें तो नहीं कर सके। 50-55 साल में ना पीपल पार्टी कर सकी और ना पाकिस्तान बनाने की दावेदार मुस्लिम लीग, जो आज मुस्लिम लीग नून की शक्ल में है। तो वो अब आप देखें ना, हिंदुस्तान अपना उसमें यूनाइटेड किंगडम में उनके मदद से भी उनका ताल्लुक नहीं है। जो शख्स आज उनका वजीर आजम बना है या जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर रहे, जो ओहदा उनके पास रहा, तो वहाँ एक सिस्टम है, वहाँ जमातें हैं, इदारे हैं, लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर वो रिप्लेस होते हैं। तो अगर हम 50 साल में ये एक जमात नहीं कर सकी, जैसे पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, या हम लोग जो है हम भी अपनी जमातों में नीचे से लेके ऊपर तक जमहूरियत लेके हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है विच विल टेक टाइम। इसी तरह जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, देखिए ये फैसला एक जमात तो नहीं कर सकती, ये सारी जमातों को करना होगा, क्योंकि ये एतमाद की तो उसमें बड़ी जरूरत है। और अदम एतमाद ये है जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं कि वो कहते हैं ये ना हो कि हम फैसला करें और फिर आप जो है वो उनके पास चले जाएं, या वो फैसला करें और जो है वो हम जो है वो अपॉर्चुनिटी देखें और उनके पास चले जाएं। देखें आप, मेरी बात थोड़ा सा आपने बीच में काटी, इस वजह से मैं पूरा अपना मुद्दा समझा नहीं सका। देखें, जब आपकी पॉलिटिकल जमातें एक इदारे के तौर पे काम करेंगी ना, जहां लोग आके परफॉर्म करेंगे, एक्सेल करेंगे, फिर रिप्लेस होंगे, वो फिर जो है किसी विम्स एंड विश पे जाके वो आपस में कॉन्स्पिरेसी कर सकेंगे ना किसी और के साथ। तो अब जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, इसका एक रोल रहा है, अयूब खान साहब का रहा जमाना, उसके बाद मुशर्रफ साहब का, उससे पहले जिया साहब का। तो ये एक बड़ी बड़ी तवील डिक्टेटरशिप्स रही हैं, और फिर बिहाइंड द कवर्स भी उनका एक रोल रहा है। तो अगर आज हम ये एक्सपेक्ट करें कि जस्ट विद द पुश ऑफ अ बटन कल से बिल्कुल सारा मुनक़ती हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, वो अब आप देखें, अगर वहां एक सोच है, मुझे ये पूरा करने दें, कियानी साहब के जमाने से एस्टैब्लिशमेंट की एक सोच आई कि जितना भी बुरे हालात थे जरदारी साहब के दौर में, ऐसा लगता था कल हुकूमत खत्म हो जाएगी, नहीं वो 5 साल पूरे कर गए। ये ठीक है, जरदारी साहब की ने बात की, उनमें होगी कोई सलाहियत, लेकिन बहरहाल उस तरफ से भी बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया गया। तो अब मैं एक बात जो करना चाह रहा था, मुझे कर देने, वो ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये एक सोच है कि हम सियासत से दूर होते जाएं बतदरीज, तो उसमें अब रोल आता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो फैसिलिटेट करें, कि वो डिटैचमेंट जो है वो होती रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता वो पाए तकमील तक पहुंचे। क्योंकि अगर यहां से लोग फिर पिंडी की तरफ देखना शुरू करेंगे तो उसके बाद मसला जो है वो खराब होगा। ठीक ठीक। मैं चांडिया साहब, सियासी जमातें फैसिलिटेट करने को तैयार हैं फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को, कि वो दूर रहे। अली मोहम्मद खान साहब बड़ी अच्छी बात कर गए, मैंने अभी सुनी उनकी बात, अच्छी बातें करते हैं कि हमारी एक जमात है जो नीचे से एक जमहूरियत लाई है और इदारे कायम कर रहे हैं। मैं उनसे ही पूछ रहा हूं, उन इलेक्शनों पर जिनको आप फख्र से कह रहे हो, उन पे पहली लानत किसने भेजी? पहली लानत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भेजी। जस्टिस वजीहुद्दीन का बयान आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपने ही बेड़ा गर्क कर दिया उस इंतखाबात का। इस चीज से निकले ना, मैंने ये किया, तुमने ये किया, इससे निकले, आगे जाएं। नहीं, अब पहले आप सुन तो लेना, अब पहले आप सुन तो लेना मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूं, वो जिस बात पे फख्र कर रहे हैं वो बात नहीं हो सकी, मैं ये कहना चाहता हूं। रहा सवाल अब करना चाहिए। हमने कभी भी इनकार नहीं किया बातचीत से। सियासी जमायत होगी और बातचीत से कैसे इनकार करेगी? हमने हर दौर में बात की है। आप क्या समझते हो, जिस आदमी ने भुट्टो को कत्ल किया, उनका जिन लोगों ने साथ दिया, जमहूरियती खातून मोहतरमा बेनजीर साहबा ने और मोहतरमा बेगम साहबा ने, उनसे भी बातचीत की। जिन्होंने भुट्टो की फांसी के मुतालबे किए,
महज जमहूरियत की खातिर हमने उनसे बातचीत की। अभी बीबी के कत्ल के बाद हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मेरे कायद आसिफ साहब ने क्या कहा? हमने यही कहा भाई हम जमहूरियत के लिए हर चीज बर्दाश्त करेंगे, पाकिस्तान हमें चाहिए, हम पाकिस्तान को नहीं तोड़ने देंगे। तो हम तो तैयार बैठे हैं, आप जमहूरी बनकर आए। अच्छा। आप अपने जहन को जमहूरी बनाए, आ जाए, हम बातचीत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आप अना तो छोड़ें, जिद तो छोड़ें, इंतखाब करवाना है, आए सियासतदान बनकर। मैं फिर बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूं, छोटा सा, इतना सा, वो ये कि खान साहब को मशवरा देना चाहिए कि खान साहब आप सियासतदान बन जाएं और हकीकी सियासत के लिए लौट आएं। आंखें पार्लियामेंट पे रखें, उम्मीदें पार्लियामेंट पे रखें, सियासतदानों के साथ बातचीत को ऐब ना समझे। इंशाल्लाह मुल्क का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, राइट। जरा मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स लेता हूं जी, एक बात आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही थी कि ये काम कैसे हो सकता है कि सियासी जमातें ये फैसला करें, और सारी सियासी जमातें ये फैसला करें कि जो मुदाखलत है वो अब नहीं होगी, अमल दखल के लिए खुद जो है वो अप्रोच जो है वो नहीं करेंगे। अब मैं चांदनी साहब ये आपसे जरा इस पे जो है वो राय चाहता हूँ कि ये रोड मैप तो कम से कम आप तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क और कौम के मफाद में शायद जो फैसले लेने चाहिए वो नहीं लेती, लेकिन हुकूमत के पास ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका है कि इंतखाबात में जहां पर 8 महीने हैं वहां पर कोई रोड मैप दे दिया जाए, कोई इनसे बात कर ली जाए, इंतखाबी इस्लाहात पे बात हो जाए। पीटीआई को अगर आप कहते हैं कि पीटीआई उस फोल्ड से बाहर रहना चाहती है, लेकिन आप लोग इनको ला सकते हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं पर तो वो कुर्बानी दी जा सकती है या हुकूमत? आप ठीक है, हम अना के मारे लोग नहीं हैं, हम अना से काम नहीं लेते, हम वतन परस्ती से काम लेते हैं। आप 2 मिनट के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने हवाला देना चाहता हूं मेरे भुट्टो साहब का, कहा पाकिस्तान के लिए जान दे दूंगा, दे दी। अब बीबी ने कहा, आपने देख लिया बीबी ने किस किस से मुआहिदा किया पाकिस्तान के बचाने के लिए। जरदारी साहब ने किस हद तक जाकर अपने अख्तियारात, आमराना अख्तियारात कोई नहीं छोड़ता, जो पहले ही मौजूद थे उन्होंने मिले वापस किए। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। एक बात करना चाहता हूं, अभी अमेरिका गए बिलावल साहब, उनसे पूछा गया खान साहब के बयान के मुतालिक। खान साहब के बयान पर बिलावल साहब ने तनकीद नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारे वजीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था। ये होती है वतन परस्ती की सियासत, अब भी है, अभी भी हम अना का मामला नहीं बनाते। लेकिन सियासतदान तो बन जाए, सियासी रवैया तो अपना है, सियासतदानों से तो बात करें। आप सियासतदानों से बात नहीं करोगे। अब आप देखें पहली असेंबली में तकीर खान साहब वजीर बन के आए, अल्लाह की खातिर में सच बोलना चाहिए, मियां शहबाज शरीफ ने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। मेरे चेयरमैन ने कहा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। फिर इस बदनसीब हुकूमत को हम क्या कर सकते थे जो आ बेल मुझे मार खामखा उस रास्ते पे गई। हम अभी भी कहते हैं मुझे अख्तियार नहीं है, अख्तियार मेरी पार्टी के चेयरमैन को है, लेकिन एक कारकुन के हिस्से में भी कह सकता हूं हम लड़ाई बात नहीं करते, हम इत्तेफाक की बात करते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान को आगे ले जाएं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि खान साहब अपना रवैया सियासी बनाएं। अच्छा, इजाजत दीजिए मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लूं। अब अली भाई, बातचीत अगर होनी है तो वो इन जलसों में मार्चेस के साथ तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि आपने कल आगे का लाहे अमल भी जो है वो देना है और इसका भी इन्हिसार ज़ाहिर बात है इसी चीज़ के ऊपर होगा। तो फिर ये कैसे काम होगा जो बातचीत का है या टर्म्स एंड कंडीशंस का है या स्टेबिलिटी का? देखिए, हुकूमत के पास एक रियासती ताकत होती है, अपोजिशन के पास हुकूमत की ताकत नहीं होती, उनके पास अवामी ताकत होती है। आज अगर मैं हुकूमत से कह दूं कि आप अपना सारा इख्तियार छोड़ दें, वो नहीं मानेंगे। आप अपोजिशन लीडर, अगर कोई पॉपुलर लीडर हो, वैसी दावे और वो ना करें, ऐलानात ना करें, अगर कोई पॉपुलर लीडर हो तो वो तो अवामी ताकत से आगे जाता है। इमरान खान साहब तो अपने अवामी जलसे जुलूस हमारे चलते रहेंगे, वो होगा, और उन्होंने तो कहा है कि मैं अगले इलेक्शन तक 10 महीने भी अपनी तहरीक चला सकता हूं। तो वो तो इमरान खान साहब ने बात वहां पे खत्म कर दी है कि हमारी तहरीक चलेगी। हाँ, अगर अगले इलेक्शन पे बात हो तो वो बिल्कुल होनी चाहिए,
लेकिन स्टार्टर ये है कि ये इस बात को माने कि हाँ इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, एक बैरूनी मुदाखलत हुई है। अगर नहीं हुई तो इनके वजीर आजम, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम है, चाहे आप जो भी हम उनको कहें, बहरहाल कुर्सी पे तो बैठे हैं, उनके नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने माना कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, तो उस पे स्टार्ट हो जाए बात कि अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, उसके क्या मोडेलिटीज होंगे। बाकी देखें ये आपस में ये नहीं हो सकता कि हम कुछ शरीफ बच्चों की तरह सारे बैठ के अच्छे बच्चे बन के, तो वो इस तरह नहीं होता। एक हुकूमत होगी, एक अपोजिशन होगी, सख्त बयान होंगे, मुझे पता है सियासत तो चलनी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, और एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, और अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। ये तमाम मसाइल का हल है। इनके पास भी मसाइल का हल कोई नहीं है, इनके पास कोई मसाइल का हल नहीं। महंगाई के लिए आए थे, आज देख ले महंगाई किधर पहुंची है, 3 गुना बढ़ गई है सिर्फ 8 महीनों में। टाइम खत्म हो गया है। राइट, बहुत शुक्रिया अल खान साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।